नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का जो नया वर्ष है 2021 ये आप लोगों के लिए बहुत मंगलमय हो और आप लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी के साथ हम दोस्तों यहाँ पर अपना जो फिजिकल केमिस्ट्री की जो यूनिट चल रही थी उसे हम कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़ाते हैं। इस यूनिट में हमने अभिक्रिया वेग के 3 प्रकार पढ़े थे, जिनमें हमारा पहला प्रकार था औसत वेग, दूसरा प्रकार था हमारा यहाँ पर तात्क्षणिक वेग और तीसरा प्रकार है जिसे आज हम पढ़ेंगे प्रारंभिक वेग। इन तीनों प्रकार के बारे में से हम इन दो जो प्रकार हैं औसत वेग और तात्क्षणिक वेग, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। औसत वेग से तात्पर्य अपन ने पढ़ा था कि औसत वेग को आर ए बी के द्वारा हम डिफाइन करते हैं और प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी समीकरण का हम उपयोग करते हैं। यहाँ पर जो डेल्टा सी है ये अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रताओं में होने वाला परिवर्तन है, और जबकि जो डेल्टा टी है ये सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसके दौरान कितना समय लगता है, तो उस समय में होने वाला परिवर्तन है। उसी के बाद दोस्तों अपन ने यहाँ पर ये भी पढ़ा था कि जो तात्क्षणिक जो वेग होता है, इस तात्क्षणिक वेग को सामान्यतः अपन औसत वेग के समय अंतराल पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, और स्पर्श रेखा का जो ढाल होता है वही हमारा तात्क्षणिक वेग माना जाता है। क्योंकि जो तात्क्षणिक जो वेग है इसको सामान्यतः हम बाई आईएनटी के द्वारा हम डिफाइन करते हैं, और इसको व्यक्त करने का जो हमारा तरीका था वो था यहाँ पर प्लस माइनस डीसी अपॉन डीटी, प्लस माइनस डीसी अपॉन डीटी, या फिर अवकलन के रूप में अपन ने यहाँ पर लिखा था इसको कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 प्लस माइनस डीसी अपॉन डीटी में ज्ञात किया था। और अपन ने इन दोनों प्रकार के वेगों से संबंधित जो अभिक्रिया की रस समीकरण विधि थी उसको भी हम पढ़ चुके हैं। रस समीकरण विधि से तात्पर्य जैसे कि हमारे पास एक अभिक्रिया है a प्लस 2b इक्वल टू c। इस अभिक्रिया के लिए यदि अपन को रस समीकरण विधि लिखनी है तो इसके लिए अपन रस समीकरण विधि लिखेंगे माइनस dA अपॉन dt बराबर माइनस 1/2 dG अपॉन dt। यहाँ पर ये A की कंसंट्रेशन है, ये B की कंसंट्रेशन है, बराबर C की कंसंट्रेशन अपॉन dt। ये प्लस के रूप में है क्योंकि अभिकारकों की जो सांद्रता है वो तो समय के साथ घटती है, इसलिए हम माइनस चिन्ह का उपयोग करते हैं, और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ घटती है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो ये जो समीकरण लिखते हैं अपन अभिक्रिया समीकरण के लिए लिखते हैं। इस समीकरण की सहायता से हम जो न्यूमेरिकल आते हैं उसको सरल करते हैं, और इसी समीकरण के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को एग्जाम में न्यूमेरिकल मिलता है। तो उसके बाद में दोस्तों अब हमारा जो टॉपिक है वो है प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रारंभिक वेग, इनिशियल रेट। देखो ये हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है a प्लस b से मान लो c, ये प्रोडक्ट बन रहा है, और इस अभिक्रिया के लिए अपन ये मान लें कि इस अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक जो समय है वो t है बराबर 0। प्रारंभिक समय t बराबर 0 है। तो प्रारंभिक समय t बराबर 0 है, तो इस समय पर अभिक्रिया का जो वेग होगा वो ही अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग माना जाता है।
तो प्रारंभिक वेग को अपन सामान्य रूप समय और सांद्रता के मध्य में जो अपन ने आलेख खींचा था उस आलेख की सहायता से ज्ञात करते हैं। ये सांद्रता है और यहाँ पर हम ले लेते हैं समय। तो समय और सांद्रता के मध्य में जो आलेख खींचते हैं वो हम इस प्रकार का खींचा था अपन ने। अब इस आलेख को यदि अपन ऊपर की ओर बढ़ा देते हैं, ऊपर की ओर जब इसे बढ़ाया जाता है तो ये इस y अक्ष को बिंदु A पर काटता है, y अक्ष को बिंदु A पर काटता है। इस बिंदु A से यदि हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इस स्पर्श रेखा का जो ढाल है t बराबर 0 पर, स्पर्श रेखा का जो ढाल है ये ढाल ही हमें क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा का ढाल जो है ये सामान्य प्रारंभिक वेग माना जाता है। स्पर्श रेखा का ढाल बराबर प्रारंभिक वेग, ये यहाँ पर प्रारंभिक वेग है। अतः बिंदु A पर t बराबर 0 समय पर अभिक्रिया का जो वेग होगा वो इस अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग माना जाता है। तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं यहाँ पर कि प्रारंभ में t बराबर 0 समय पर t बराबर 0 समय पर अभिक्रिया का वेग उसका प्रारंभिक वेग कहलाता है। दूसरा पॉइंट इसमें अपन लिख देंगे सांद्रता व समय के मध्य खींचे गए वक्र को ऊपर की ओर बढ़ाया जाता है तो वह y अक्ष को बिंदु A पर काटता है, y अक्ष को बिंदु A पर काटता है। बिंदु A पर t बराबर 0 पर अभिक्रिया की वक्र का ढाल बिंदु A पर t बराबर 0 पर स्पर्शी रेखा का ढाल अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग कहलाता है। अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग कहलाता है। तो ये मैटर आप लोगों को अभिक्रिया के प्रारंभिक वेग से संबंधित लिखना। इसके बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं, अर्थात उनकी उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग कम भी हो सकता है और अभिक्रिया का वेग अधिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है
अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट कारक है, यहाँ पर हम लिखते हैं अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, अब देखो आप लोग जानते हो कि पहला कारक है हमारा अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता से तात्पर्य ये है कि जब जब अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया में ज्यादा होती है तो अभिक्रिया का वेग भी उतना ही ज्यादा होता है, और अभिकारकों की सांद्रता यदि कम होती है तो फिर अभिक्रिया का वेग भी क्या रहता है, कम रहता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग, किसी अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग, किसी अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि करने पर बढ़ता है। अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात किसी अभिक्रिया का अभिक्रिया जो वेग है वो अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि करने पर बढ़ता है। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार A + B = C। यह हमारे पास कोई अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग कितना है, तो अभिक्रिया वेग समानुपाती A की कंसंट्रेशन इनटू B की कंसंट्रेशन। ये फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये हमने इस अभिक्रिया के अकॉर्डिंग लिखा। यदि हमारे पास अभिक्रिया ये है A + 2B = C, इसकी जगह पर लिख देंगे अभिक्रिया वेग समानुपाती A की कंसंट्रेशन इनटू B की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो ये हमारे पास दूसरी अभिक्रिया से संबंधित अभिक्रिया वेग है। तो सामान्यतः हमारा जो टॉपिक है वो है अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया वेग को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो अभिकारक की सांद्रता जो है अभिक्रिया वेग को यहाँ पर निम्न जो अपन ने तथ्य लिखे हैं उसके आधार पर अभिक्रिया वेग को प्रभावित करती है, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी अभिक्रिया वेग भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। अभिकारकों की सांद्रता जैसे जैसे कम होती जाती है अभिक्रिया वेग का मान भी वैसे वैसे धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो ये कह सकते हैं कि अभिकारकों की सांद्रता हमारे पास जितनी ज्यादा है अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक होगा। सेकंड दोस्तों हमारे पास जो टॉपिक है इसका वो है अभिकारकों की प्रकृति।
अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों की प्रकृति। देखो हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों में उपस्थित पुराने जो बंध होते हैं वो टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। तो पुराने बंधों को तोड़ने में और नए बंधों को बनाने में हमें समांतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखो अभिक्रिया जो वेग है वो समानता है पुराने बंधों को टूटने और नए बंधों को बनने की प्रकृति पर। और हाँ केवल इतना ही रहेगा कि जो अभिक्रिया वेग है वो पुराने बंधों के टूटने और नए बंधों के बनने की प्रकृति पर डिपेंड करता है या फिर अभिकारकों की प्रकृति पर डिपेंड करता है। क्योंकि अभिकारकों की प्रकृति से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि यदि कोई अभिकारक ऐसा है कि जिसके परमाणुओं के मध्य उपस्थित जो बंध है वो प्रबल है, उपस्थित बंध कैसा है, प्रबल है, तो उसे तोड़ने के लिए हमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी तो कह सकते हैं सामान्य अभिक्रिया वेग कम हो जाएगा। और यदि उनके मध्य उपस्थित जो बंध है वो दुर्बल प्रकृति का है तो उसको आसानी से तोड़ सकते हैं और आसानी से तोड़ देंगे तो अभिक्रिया वेग भी कम हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर मेरा वही सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में पुराने बंध टूटते हैं वह नए बंध बनते हैं। अतः अभिक्रिया वेग बंधों की प्रकृति पर निर्भर करता है, बंधों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि बंधों की प्रकृति दुर्बल है तो अभिक्रिया वेग तीव्र गति से होगा और बंधों की प्रकृति प्रबल है तो अभिक्रिया वेग धीमी गति से होगा। जैसे NO का NO2 में ऑक्सीकरण, NO2 में ऑक्सीकरण तीव्र गति से क्योंकि NO एक विषम इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज है। दूसरा CO का CO2 में ऑक्सीकरण धीमी गति से क्योंकि CO एक सम इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज है, है। तो यहाँ पर देखो अपन दोनों की रिएक्शन लिख सकते हैं NO प्लस O2 यानी यहाँ पर 2 लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2NO2 और इधर लगाएंगे अपन CO प्लस O2 तो यहाँ पर 2 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2CO2।
यानी ये जो NO है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो देखो नाइट्रोजन में 7 प्लस ऑक्सीजन में 8, तो ये हो गया टोटल यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर इसमें देखो 6 प्लस 8, तो यहाँ पर हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो सम संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये यहाँ पर है विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन। तो विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन युक्त जो स्पीशीज होती है वो क्रियाशील होती है। तो क्रियाशील होने के कारण NO का जो ऑक्सीकरण है, NO का N2 में जो ऑक्सीकरण होता है वो तीव्र गति की अभिक्रिया मानते हैं, और CO का CO2 में जो ऑक्सीकरण होता है वो धीमी गति की अभिक्रिया माना जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो अभिकारकों की प्रकृति से संबंधित है, यानी जिन अभिकारकों में दुर्बल बंध होते हैं वो तो तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं, और तीव्र गति से अभिक्रिया करने के कारण उनका अभिक्रिया में क्या होता है, ज्यादा होता है। और जिन अभिकारकों में जो बंध है वो प्रबल प्रकृति के हैं तो वो आसानी से टूटेंगे नहीं, और आसानी से नहीं टूटते हैं तो उनके मध्य में होने वाली जो अभिक्रिया होती है वो धीमी गति से संपन्न होती है। एक दूसरी बात यहाँ पर अपन ये भी ले सकते हैं कि जो आयनिक जो अभिक्रियाएं होती है, आयनिक जो अभिक्रियाएं होती है वो सामान्य तीव्र गति से संपन्न होती है, क्योंकि वो आयनों के मध्य संपर्क होती है। जैसे यहाँ पर अपन ले सकते हैं कि AgNO3 प्लस NaNO3 प्लस AgNO3 प्लस NaCl इनके मध्य में यदि अपन अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बनता है देखो AgCl प्लस NaNO3। AgCl की जो बनने की जो अभिक्रिया है वो तीव्र गति से संपन्न होती है, क्योंकि ये अभिक्रिया आयनों के मध्य संपन्न होती है। आयनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो तीव्र गति से संपन्न होती हैं, और उसी के साथ साथ अम्ल और जो क्षार होते हैं, अम्ल और क्षारों के मध्य में जो अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, वो भी आयनों के मध्य होने के कारण तीव्र गति से संपन्न होती है। इसलिए उन अभिक्रियाओं का अभिक्रिया वेग भी अधिक माना जाता है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सामान्यता। टेम्परेचर थर्ड नंबर पे ताप। देखो ताप जो होता है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करता है, यानी कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिसका अभिक्रिया वेग ताप की उपस्थिति में ताप में वृद्धि करने पर उनका अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है, उनका अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। सामान्य ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की यदि अपन वृद्धि कर देते हैं तो अभिक्रिया का वेग दुगना या तिगुना हो जाता है, जिसके बारे में सबसे पहले अपन को बताया आर्रेनियस नामक वैज्ञानिक ने। तो आर्रेनियस समीकरण के अनुसार अपन अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि सामान्यतः ताप में वृद्धि करने पर, ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। सामान्य ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर अभिक्रिया वेग दुगुना या तिगुना
हो जाता है, दुगना या तिगुना हो जाता है। अच्छा, ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया वेग क्यों बढ़ता है? उसका रीजन ये है कि यदि अपन ताप में वृद्धि करते हैं तो जो अणु है वो एनर्जी ग्रहण करते हैं, ऊष्मा ग्रहण कर लेते हैं, और ऊष्मा ग्रहण करने के बाद में वो सक्रिय हो जाते हैं, और सक्रिय होने के बाद में वो टक्कर आसानी से कर पाते हैं, या फिर ऊष्मा ग्रहण करके टक्करों की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ताप में 10 डिग्री की वृद्धि करने पर अभिक्रिया वेग दुगना या तिगुना हो जाता है। तो लिख देंगे यहाँ पर अभिक्रिया वेग पर, अभिक्रिया वेग पर ताप के प्रभाव को आर्हीनियस ने सर्वप्रथम ज्ञात किया। इन्होंने अभिक्रिया वेग पर ताप के प्रभाव को ज्ञात करने के लिए, ताप के प्रभाव को ज्ञात करने के लिए निम्न समीकरण के बराबर ए ई माइनस ए अपॉन आर, यानी इस समीकरण के द्वारा हम अभिक्रिया वेग पर ताप के प्रभाव को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर के जो है ये आरएमएस कांस्टेंट है और ये चरघातांक नियतांक होता है। ये यहाँ पर सक्रियण एनर्जी होती है, आर गैस कांस्टेंट और टी परम ताप माना जाता है। तो ये हुआ हमारे पास ताप का प्रभाव। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक अभिक्रिया वेग को किस प्रकार से प्रभावित करता है। फोर्थ नंबर पे है उत्प्रेरक का प्रभाव। देखो पहले तो अपन को ये देखना है कि उत्प्रेरक होते क्या हैं। तो उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति में पहले से ही गतिशील अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है। गतिशील अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है, या तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, या फिर अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। यदि अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है तो उसे हम उत्प्रेरक वर्धक रूप में, और यदि अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है तो उसे हम उत्प्रेरक विष बोलते हैं। तो उत्प्रेरक जो विष है वो सामान्यतः अपन समत्वक के रूप में भी जानते हैं, और उत्प्रेरक जो है रक्त को सामान्यतः ऐसे पदार्थ के रूप में अपन देखते हैं जिनकी उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है या वृद्धि कर जाता है, उन्हें सामान्यतः उत्प्रेरक कहते हैं। अच्छा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो सक्रियण जो ऊर्जा होती है उसका मान कम हो जाता है। सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है, अभिक्रिया के वेग में क्या हो जाती है, वृद्धि
हो जाती है तथा श्वम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। श्वम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक कहते, उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। फिर यहाँ पर लिख देंगे आप उत्प्रेरकों की उपस्थिति में अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है। सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती। अच्छा, यहाँ पर सक्रिय ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? तो सक्रिय ऊर्जा से तात्पर्य है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे कम ऊर्जा होने पर अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं होता है। यानी इतनी ऊर्जा होना आवश्यक होता है अभिकारक को उत्पाद में कन्वर्ट होने के लिए। तो अभिकारकों की वह न्यूनतम ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में अभिकारक टक्कर करके उत्पाद में फलीभूत होते हैं, जिन्हें हम सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, अपन अभिक्रिया मार्ग और ऊर्जा के मध्य में आगे खींचते हैं। ये तो है हमारे पास ऊर्जा और ये है अभिक्रिया मार्ग। यहाँ पर अपने पास सबसे पहले कोई अभिकारक है, ठीक है, जिसकी एनर्जी ये उसके लिए एक ऊर्जा अवरोध है। जब तक ये अभिकारक यहाँ तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये यहाँ पर नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ पर अपन A प्लस B, ये हमारे पास कोई दो अभिकारक है। तो इन दो अभिकारकों को हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ती है ताकि ये इस ऊर्जा अवरोध तक पहुंचे। यहाँ तक जब ये पहुंच जाते हैं उसके बाद में ये यहाँ पर उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं C प्लस D का, ठीक है। ये जो एनर्जी है ये एनर्जी E1 इसकी सक्रियण एनर्जी है और ये जो अभिक्रिया हो रही है ये अभिक्रिया विदाउट कैटलिस्ट है, यानी यहाँ पर अपन किसी भी प्रकार के उत्प्रेरक का उपयोग नहीं कर रहे। अब यदि अपन यहाँ पर इस अभिक्रिया को या इस अभिक्रिया में अपन उत्प्रेरक डाल देते हैं तो उत्प्रेरक डालने पर ये अभिक्रिया कुछ ही समय में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी। तो उस दौरान इसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी मान लेंगे अपन, क्योंकि मेरी सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो गया और ये सक्रिय ऊर्जा के अभिकारक जो है किसमें कन्वर्ट हो गए? उत्पाद में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि E1 बराबर उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिकारकों की सक्रिय ऊर्जा E2 है हमारे पास उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिकारकों की
सक्रियण ऊर्जा, अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पर ले सकते हैं, देखो कि MnO2 जो है, MnO2 चलो ClO3 पोटेशियम क्लोराइड, इस पोटेशियम क्लोराइड से अपन को ऑक्सीजन बनानी है और KCl बनाना है। तो ये अभिक्रिया बहुत धीमी गति से संपन्न होती है। यदि इस अभिक्रिया में अपन बाहर से MnO2 माइनस ऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में डाल देते हैं, तो यह अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न हो जाती है। और तीव्र गति से संपन्न होने के बाद में यहाँ पर पूर्ण जो अभिक्रिया होती है उसको अपन इस रूप में ले सकते हैं 3O2 प्लस 2KCl, यानी ये अभिक्रिया इस रूप में कन्वर्ट हो जाती है। इस अभिक्रिया से हमें ऑक्सीजन प्राप्ति होती है। लेकिन ये अभिक्रिया तीव्र गति से कब होगी? जब इस अभिक्रिया में अपन बाहर से MnO2 का मिश्रण डालते हैं। यदि MnO2 नहीं डालते हैं तो अभिक्रिया धीमी गति से संपन्न होती है और धीमी गति से संपन्न होने के कारण इसका अभिक्रिया वेग बहुत कम प्राप्त होता है। लेकिन यदि इसमें अपन बाहर से कोई उत्प्रेरक डाल देते हैं, कोई उत्प्रेरक डाल देते हैं तो ये अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न हो जाती है और इसका अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है और हमें आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। ठीक इसी के बाद यहाँ पर इसी में टॉपिक जुड़ा हुआ है समंतक। समंतक का, समंतक वे पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग जो होता है वो कम हो जाता है। अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। संगमक वे पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इनको अपन संगमक कहते हैं। सामान्य इनको अपन उत्प्रेरक विष के रूप में भी जानते हैं, इसके रूप में जानते हैं, उत्प्रेरक विष के रूप में भी इनको हम जानते हैं।